कि अरब इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर कहता है अपने आप को, इसलिए हम ये जिम्मेदारी दे रहे हैं, इसलिए सवाल कर रहे हैं। अगर वो इस्लामिक वर्ल्ड के लीडर अपने को नहीं बोलते, हम कभी नहीं उनको बोलते। तो अरब के एक व्यक्ति थे जो हमारे इस डिबेट में शामिल हो गए और उन्होंने हमसे सवाल किया कि आप कल्प्रिट अरब को कैसे बोल सकते हैं फिलिस्तीन के जेनोसाइड पर। भाई, अरब जगत ताकतवर तो है ही, लेकिन वो अपनी ताकत को पहचान ही नहीं पा रहे। ताकतवर हैं हनुमान जी की तरह, लेकिन उनको पता ही नहीं कि वो कितने ताकतवर हैं। और मेरे दोस्त मुकेश कुमार जी को इतना इंटरेस्ट आया आज फिलिस्तीन, बोले कि ऐसा लग रहा है कि हम दुनिया घूम रहे हैं। कोई यूके से मैसेज कर रहा है, कोई यूएस से मैसेज कर रहा है, कोई बंगाल से कर रहा है, कोई बिहार से कर रहा है। और कम से कम आज मुझे 10 दोस्त मिले जो पुराने हमारे साथ कभी पढ़ाई में थे, कभी खेल में थे, कभी वो हमारे साथ किसी मैदान। तो वो 10 कम से कम पुराने ऐसे दोस्त हमको कहे कि मेरा फला नाम है, आप मुझे पहचान रहे हैं, मैं आपके साथ बॉम्बे में मिला था। ऐसे 10 लोग मिले जो हमारे पुराने मतलब। तो आज मेरे दोस्त मुकेश कुमार को वो बिजनेस से अलग हट के आज फर्स्ट टाइम वो कोई सोशल काम किए और पूरे दिन उनको इतना इंटरेस्ट आया कि सारा काम छोड़ के अभी हमको बोले कि लिंक भेजिए, हम भी देखेंगे आपका चैनल पूरा 1 घंटा बैठ के। इजराइल ने इतना गलती किया है, इतना जेनोसाइड किया है, इतना नरसंहार किया है कि उसको इतना डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि दुनिया के अंदर कोई चीज ऐसी चली जाए जिसको हम जवाब न दे सके, क्योंकि उसको पता है कि हमने कितना जुल्म किया है। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा अरब ममालिक का जो डेलीगेशन है जो रमल्ला जा रहा था, जिसे इजराइल ने रोक लिया। आखिर क्यों रोका इजराइल ने, क्या इसके पीछे वजूहात थी, और फिर क्यों ये जो डेलीगेशन था अरब का, इसने ऑनलाइन वर्चुअल मीटिंग की महमूद अब्बास के साथ। और उसके बाद जो बयान दिया है वो बयान बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस डेलीगेशन में जो कहा गया, जो उर्दून के जो वजीर खारजा हैं ऐमन सफादी, उन्होंने कहा कि अब्बास साथ मुलाकात का मकसद एक मुनसिफाना और जामे अमन के लिए काम करना है, उस पर जोर देना, ये कहा गया मीटिंग के बाद। और तमाम जो आलमी बरादरी है उससे मुतालबा किया गया कि गजा में जंग को रोकने के लिए फौरी तौर पर वो काम करें। और उन्होंने कहा कि इजराइल के कत्ले आम का पैमाना इससे कहीं ज्यादा बढ़ चुका है, जिसे कोई भी इंसानी ज़मीर कबूल नहीं कर सकता। तो ये बात वो वर्चुअल जो मीटिंग है उसके बाद प्रेस ब्रीफिंग में कही गई। तो अब इस तरह से अगर अरब बोल रहा है, अब इस पर हमने बात की फजील अहमद साहब से और उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर क्यों इजराइल ने रोका, क्या डर था। और अरब ममालिक की तरफ से ये जो डेलीगेशन तैयार किया गया था, जिसमें मिस्र भी शामिल था, जिसमें कतर शामिल था, जिसमें यूएई और सऊदी अरब, ये तमाम ऐसे मुल्क उसमें शामिल थे और वो जाना चाहते थे, तो रोका क्यों गया। इस पर जो बात कही फजील अहमद साहब ने वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सफादी ने यह भी बताया कि उर्दून के शाह अब्दुल्ला दोम ने वफ्द के साथ मुलाकात की और गजा जंग के खात्मे के लिए बैनुल अक़वामी हिमायत हासिल करने में इनके किरदार की अहमियत पर जोर दिया। अब आप ये देखिए, ये भी आया। दूसरी तरफ ईरान ने भी आज बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया अगर एक फौज की शक्ल में आती है और वो जंग लड़ने पर आमादा होती है तो हम उसके लिए तैयार हैं। यहाँ पे उन्होंने कहा कि ईरानी फौज का बड़ा ऐलान बैनुल अक़वामी अमन मिशन में शिरकत के लिए आमादगी का किया इजहार। तो ये आप देखिए, तो इस तरह से इराक और लेबनान, उन्होंने भी कहा है कि अब बहुत हो गया, अब फौरी कार्रवाई की जरूरत है। तो कई मुल्क इस तरह से कह रहे हैं, तो क्या अब कोई बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। लेकिन सुनिए कि फजील अहमद साहब ने क्या कहा और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही, सुनिए। फजील अहमद साहब, जिस तरह से अरबों में बेदारी अब दिखाई दे रही है, और उन्होंने पहले ईरान की हिमायत कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, लेकिन उन्होंने अमेरिका से दो टूक लहजे में उन्हें खबरदार किया कि आप जो है ईरान पे हमला नहीं करोगे, नहीं करोगे, ना आप करोगे ना इजराइल करेगा, कोई हमला नहीं करेगा। ये पहली बात।
दूसरी बात जो यूएई ने की कि पहली बार इजरायली एम्बेसडर को बुलाया और लांग तांग की, ये दूसरा वाकया। तीसरा ये कि एक डेलीगेशन लेके अब जा रहा था अरब, और डेलीगेशन जो जाने वाला था उसे रोक दिया गया, ये उसे रोका गया। ये तीन ऐसी चीजें, लेकिन मैं कह रहा हूं अभी अगर कहूंगा तो ये होगा साहब अजीब व गरीब बात है, लेकिन क्या फदील अहमद साहब ने जो बयानात दिए हैं एमएमसी न्यूज इंडिया पे, जिस तरह से लानत मलामत की है अरबों की और जो सवालात कायम किए हैं, क्या उसकी भी एक वजह है दुनिया में जो है, या फिर अभी जो सवाल ईरान के एक आलिम दीन ने उठाया और उसकी वजह से पूरी दुनिया में जो अरबों के खिलाफ एक मिजाज अवाम का बना, क्या वो एक वजह है? या तीसरा ये कि इन्हें लगा कि कुछ ऐसा करो नहीं तो अभी हज आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि दौरान हज कोई ऐसी बात पैदा हो जाए। क्या है इसके पीछे? मैं जानना चाहता हूं फदील अहमद साहब कि क्या इसके पीछे। फिर आज आपसे भी कई सारे सवाल पुटअप किए गए कि साहब आपने ये कैसे कहा, ये बात कैसे आ गई, वो बात कैसे आ गई, तमाम है। इसका मतलब ये है कि एक हलचल तो है। फदील अहमद साहब। जी मुमताज भाई, आज क्या हुआ कि मेरे एक दोस्त बिहार के हैं, उन्होंने आपका वीडियो देखा और देखने के बाद मुझे फोन किए और उन्होंने उस वीडियो को मुझे लाइन पे लेकर ज्वाइन कर लिया और उसके बाद सवालों की बौछार उनके थ्रू मेरे तक आने लगी। उसमें मैंने, भाई जज्बात है हमारा भी, मैं भी एक इंसान हूं, तो मैंने उसमें अरब को कल्पिट बना दिया, लिख दिया उस पर। अंग्रेजी में वो लोग लिख रहे थे, तो अरब के एक व्यक्ति थे जो हमारे इस डिबेट में शामिल हो गए और उन्होंने हमसे सवाल किया कि आप कल्प्रिट अरब को कैसे बोल सकते हैं फिलिस्तीन के जेनोसाइड पर। मैंने कहा कि देखिए ये गजा की जेनोसाइड है और इसलिए हम कल्प्रिट बोल दिए, हालांकि हमको ये शब्द नहीं इस्तेमाल करने का मन कर रहा था, लेकिन चूंकि मामला इतना गुस्से में है कि हमको इसलिए बोलना पड़ा कि अरब इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर कहता है अपने आप को, इसलिए हम ये जिम्मेदारी दे रहे हैं, इसलिए सवाल कर रहे हैं। अगर वो इस्लामिक वर्ल्ड के लीडर अपने को नहीं बोलते, हम कभी नहीं उनको बोलते। हमने और किसी को तो नहीं बोला, तुर्की को नहीं बोला, जॉर्डन को नहीं बोला या यूएई को नहीं बोला, मैंने इसलिए बोल दिया। और सैकड़ों सवाल हुए और हजारों लोग शामिल हुए दिन भर, 3-4 घंटा। मेरे दोस्त को आज बहुत इंटरेस्ट आया इस काम में और उन्होंने कहा कि मुझे आज एहसास हुआ कि अपने बिजनेस से बाहर निकल के एक बहुत बड़ी दुनिया है जहां इंसान अपने को चमका सकता है और बहुत कुछ पा सकता है, बहुत कुछ शांति मिल सकती है। वो काफी बड़े बिजनेसमैन है, आज वो गलती से हमारे वॉल पर आ गए और वो मेरे बिहाफ में वो जवाब देते रहे और लिखते रहे। तो उन्होंने 3-4 घंटा, मुकेश नाम है उनका, नाम भी बता देता हूं मैं ताकि लोगों को लगे कि भाई मुकेश कुमार उनका नाम है, और उन्होंने वो सारे सवाल के जवाब दिए और कुछ सवाल के जवाब हमसे भी लिया गया। तो कल्प्रिट मैंने इसलिए ये वर्ड यूज किया कि अरब जो है इस्लामिक वर्ल्ड, मतलब इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर अपने को कहते हैं और हैं भी, ओआईसी के अध्यक्ष भी हैं। तो पूरी जिम्मेदारी तो हम दुनिया भर के मुसलमानों की, न सिर्फ अरब की बल्कि अफ्रीका के और एशिया के और यूएसएसआर के, दुनिया भर के मुसलमान जो ओआईसी के मेंबर नहीं हैं, वो उनको भी हम अपने उनका लीडर मानते हैं अरब को। तो अगर दुनिया के अंदर कहीं भी मुसलमान पे कोई जुल्म ज्यादती होती है तो कहाँ लोग देखते हैं? अपने लीडर की तरफ देखते हैं ना। अब लीडर कौन है? हम अपने बाप की तरफ देखते हैं, हमारे चाचा की तरफ देखते हैं। और जब यहाँ चैनल पर कोई बात होती है नोएडा, लश्कर नोएडा में, तो हम फिरोज भाई की तरफ देखते हैं, ये मेरे बड़े हैं, इनसे हमको सहारा मिलता है। तो ये सब बातें आज हुई और मेरे दोस्त मुकेश कुमार जी को इतना इंटरेस्ट आया आज फिलिस्तीन, बोले कि ऐसा लग रहा है कि हम दुनिया घूम रहे हैं। कोई यूके से मैसेज कर रहा है, कोई यूएस से मैसेज कर रहा है, कोई बंगाल से कर रहा है, कोई बिहार से कर रहा है, और कम से कम आज मुझे 10 दोस्त मिले जो पुराने हमारे साथ कभी पढ़ाई में थे, कभी खेल में थे, कभी वो हमारे साथ किसी मैदान, तो वो 10 कम से कम पुराने ऐसे दोस्त हमको कहे कि मेरा फला नाम है, आप मुझे पहचान रहे हैं, मैं आपके साथ बॉम्बे में मिला था।
ऐसे 10 लोग मिले जो हमारे पुराने मतलब, तो आज मेरे दोस्त मुकेश कुमार को वो बिजनेस से अलग हट के आज फर्स्ट टाइम वो कोई सोशल काम किए, और पूरे दिन उनको इतना इंटरेस्ट आया कि सारा काम छोड़ के अभी हमको बोले कि लिंक भेजिए, हम भी देखेंगे आपका चैनल पूरा 1 घंटा बैठ के। तो मैंने आपका लिंक भेजा, अभी स्टार्ट नहीं हुआ था। तो देखिए, अरब जो जालिम इंसान होता है ना, वो बहुत डरता है। जो दूसरों को डरवाता है वो खुद बहुत डरता है। चाहे आपके गांव के अंदर भी अगर कोई एक जालिम होगा, तो निश्चित रूप से मान लीजिए कि वो बहुत बड़ा डरपोक होगा। बस वो अपने हवा से, अपने बॉडी लैंग्वेज से, अपने सिस्टम से लोगों को डरवाता है, पर अंदर से बहुत डरता है। जो दूसरों को नहीं डरवाता, खुद निडर होता है और दूसरों को डरवाता नहीं है, खुद भी नहीं डरता है। बहादुर की पहचान यही है। जो बहादुर हम उसको मानते हैं जो दूसरों को डरवाता नहीं, बल्कि अगर कोई किसी को डरवा रहा है, उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हो जाए कि भाई आओ देखते हैं तुमको, तुम क्या कर लेते हो, उसको हम बहादुर मानते हैं, उसको हम पावरफुल मानते हैं। इजराइल ने इतना गलती किया है, इतना जेनोसाइड किया है, इतना नरसंहार किया है कि उसको इतना डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि दुनिया के अंदर कोई चीज ऐसी चली जाए जिसको हम जवाब न दे सके, क्योंकि उसको पता है कि हमने कितना जुल्म किया है। 55,000 लोगों को मारना आसान नहीं होता है। अभी ये फिगर तो अगर 1947 से जोड़ दिया जाए तो 3 लाख से ऊपर चली जाती है। आप बताइए कि इजराइल की कोर्ट ने 40-40 साल की 3 सजा दे दी, 200 साल की सजा दे दी, 120 साल की सजा दे दी। अरे इंसान 80-90 साल ज्यादा जी सकता है, 2-2 उम्र कैद, 3-3 उम्र कैद। आप क्या दिखाना चाहते हैं? अदलिया जो है पूरी दुनिया की एक जैसी होती है। अदलिया में किसी सरकार का दखल नहीं होता है। हमारा जो जूरी सिस्टम है दुनिया का, वो लगभग सब एक है। वहां न्याय और नेचुरल जस्टिस, पूरी दुनिया की बात होती है कि हमारे न्याय में नेचुरल जस्टिस है कि नहीं है। तो क्या यही नेचुरल जस्टिस है कि आप एक इंसान को 100 साल की सजा दे दो, 200 साल की सजा दे दो, 100 साल की 3 सजा दे दो? ये नेचुरल जस्टिस है? क्या उसको कब्र से निकाल के सजा करेंगे या जिंदा करके सजा करेंगे? तो जिस देश की अदलिया, जिस देश की ज्यूरी, जिस देश का जुरिडिक्शन, जिस देश का न्याय व्यवस्था इतना चरमराग, इतना मतलब मानसिक रूप से बीमार हो, वहां की सरकार का क्या होगा ये जानना बहुत जरूरी है। सरकार किस तरह से जुडिशरी को प्रभावित कर रही है। और नेतन्याहू ने तो बिल ला दिया था जुडिशरी को अपने कंट्रोल में लेने के लिए कि जज को जो है हम अपने तरीके से नियुक्त करेंगे, अपने तरीके से फैसला दिलवाएंगे। इसके लिए जुडिशरी में वो स्ट्राइक हुआ और लोगों ने काफी दिन कचहरी बंद रही। तो इस तरह की जो देश में जो इजराइल पूरी दुनिया में, अमेरिका और इजराइल नैतिकता का पाठ पढ़ाते थे। ये लोग लोकतंत्र कैसे दुनिया में कायम होगा, ये लोग मॉडल बनाते थे लोकतंत्र का। और अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट जियो बाइडेन साहब ने अपने लड़के से मुकदमा वापस ले लिया। उन्होंने उसको जुडिशरी फेस नहीं करने दिया। क्या लोकतंत्र बताएंगे आप? इसीलिए दुनिया में लोकतंत्र कमजोर पड़ रहा है। लोकतंत्र राजशाही की तरह जाने लगा है। जो सत्ता में बैठ गया वो पूरा पावर को अपने हाथ में कैप्चर कर ले रहा है। उसकी खुद की सोच नहीं है कि हमारी बात, कोई पारदर्शिता नहीं, आप कोई चीज बताना नहीं चाहते देश को। देश को आप कोई चीज बताना नहीं चाह रहे, कोई चीज कोई जाने ना। इस तरह से लोकतंत्र, पार्लियामेंट केवल दिखावे की है। किसी तरह खाना पूर्ति करके लोग 2-4 दिन चला के बंद कर देते हैं। और ये पूरी दुनिया के अंदर जो डेमोक्रेसी का बुढ़ापा हम कह सकते हैं कि ये अंतिम समय में चल रहा है। डेमोक्रेसी में जो पावर में आ गया वो उसे राजशाही की तरह चला रहा है। समझ रहे आप? जैसे कार को हम हवाई जहाज की तरह चलावें और 2-4 लोग को मार डालें, इसी तरह से डेमोक्रेसी आज पूरी दुनिया में दम तोड़ रही है। आज डेमोक्रेसी की जो पारदर्शिता होनी चाहिए वो नहीं दिख रही है, किसी कंट्री में नहीं दिख रही है। इसलिए ये सबसे बड़ा संकट आम आवाम के लिए हो गया है कि क्या दुनिया के सभी राजा एक जैसे हो गए हैं, या एक राजा वर्ग के नीचे जिंदगी जी रही है? क्या दुनिया जो है सभी राजाओं का एक समूह बन चुका है जहां यही सिखाया जा रहा है कि भाई आम जनता को आप क्रश करो, उनको पीटो, जो नहीं
नहीं आपकी बात सुनता है उनको जेलों में डालो। आप किसी विपक्ष को खत्म करो, जुडिशरी खत्म करो, सारी एजेंसियों को खत्म करो। क्या दुनिया के सभी राजा, सभी नेता एक जैसे हो गए हैं? या दुनिया में कुछ ऐसा चल रहा है कि भाई एक हुकूमत है और एक हुक्मरान जो है और वही आवाम को चलाएगा? ये जो अमेरिका पूरी दुनिया में बात करता था, डेमोक्रेसी को लाने की बात करता था, अरब देशों में क्यों नहीं डेमोक्रेसी ला रहे? क्यों नहीं वहां इलेक्शन करा रहे? हमारे देश के अंदर नेपाल में एक दलित की बलि चढ़ा दिया लोगों ने पूजा के समय, और उस समय नेपाल उबल पड़ा। तब स्वर्गीय चंद्रशेखर जी नेपाल को आजाद करके और वहां ने इलेक्शन करा दिया। ऐसा क्यों नहीं? अगर अमेरिका और दुनिया में जितने भी कंट्री हैं सब लोग लोकतंत्र हैं, फिर वो लोग अरब से इतना प्यार करते हैं तो अरब में क्यों नहीं डेमोक्रेसी ला रहे? क्यों नहीं यूएई में इलेक्शन करा दे रहे? क्यों नहीं अरब में इलेक्शन करा दे रहे? इलेक्शन होना चाहिए, जॉर्डन में इलेक्शन कराना चाहिए, हर जगह कराना चाहिए। तो ये जो दुनिया में सिस्टम चल गया है, इसीलिए नेतन्याहू नहीं जाने दे रहे हैं कि ये लोग जा करके पता नहीं क्या फोटो खींच लें, क्या लोगों से सुन लें, या वहां के हालात को देख करके ऐसा ना हो कि कोई बड़ा एक्शन ले ले। भाई अरब जगत ताकतवर तो है ही, लेकिन वो अपनी ताकत को पहचान ही नहीं पा रहे। ताकतवर हैं हनुमान जी की तरह, लेकिन उनको पता ही नहीं कि वो कितने ताकतवर है। तो अरब जगत जो है, कभी ऐसी घटना हो सकती है कि उसको देख करके वो बिफर जाए और अपनी ताकत का इस्तेमाल करे। तो ये जाने नहीं देने के पीछे बहुत बड़ा कारण यही है, उनको पता है कि हमने फिलिस्तीन में कितना जुल्म किया है। ऐसा ना हो कि दुनिया के पटल पर ये जुल्म हमारा खुल जाए, बेनकाब हो जाए, पर्दा हट जाए। जी नाज़रीन, ये थे फजील अहमद साहब जिन्होंने अरब ममालिक के डेलीगेशन और इजराइल की जो सफाकियत है उस पर बात की। इस तरह की खबरों के लिए देखते रहे एमएमसी न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।